एंजाइम कैटेलाइसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 2 है कैटेलाइसिस एंड पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, टाइम इतना है नहीं, इसीलिए बढ़िया करके पढ़ो, घर पे लगातार पढ़ो, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एंजाइम कैटेलाइसिस, ओके सर, ओके ओके। एंजाइम कैटेलाइसिस, एंजाइम कैटेलाइसिस हिंदी में लिख लेना भैया, जिसको हिंदी में चाहिए वो लिख लेना हिंदी में इसको। एंजाइम उत्प्रेरण, ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण सबको हिंदी में बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। अब बात यहाँ यह आती है कि यार ये एंजाइम क्या होते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे दूध से दही बनाना है आपको, ठीक है। अरे सर दूध से दही तो हमने सर बहुत बार बनाया है, क्या आप बना के दिखाओगे, बन गया दूध से दही। पर दूध से दही जब बनाना है तो एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है यहाँ लैक्टोबैसिलस। लाइन पे ध्यान देना, यहाँ लैक्टोबैसिलस एक एंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है, दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना। और एंजाइम जीवित होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो जीवित होते हैं, और जो चीज़ जीवित होती है उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। बताओ अगर मेरी बात गलत है तो। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जिसके अंदर जान है, जो चीज़ जानदार है, जिसके अंदर जान है, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता। वैसे ही लैक्टोबैसिलस जो एंजाइम होते हैं, लैक्टोबैसिलस मतलब जो एंजाइम होते हैं ये जीवित होते हैं, और अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए इन कार्बनिक पदार्थों को खा खा के उत्पाद में चेंज कर देते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं किण्वन। कभी आपने नाम सुना होगा, नाम सुना किण्वन का, चलो उसको तो हम नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली बता रहे हैं तुम्हें कि दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस एंजाइम काम में आता है, जो दूध को खा के दही में चेंज कर देता। तो सिंपल सी बात है, जितने भी एंजाइम होते हैं वो जीवित होते हैं, और बने किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। इनके एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, या आप बोलो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं, इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। और प्रोटीन की चाहो तो परिभाषा और भी लिख सकते हो, क्योंकि आप बीएससी में तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख के आओ। तो एंजाइम जो होते हैं बेटा, लाइन पे ध्यान देना, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, उच्च अणुभार वाले, उच्च यानी कि हायर मोलेकुलर वेट, उच्च अणुभार वाले, ठीक है सर, उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, जटिल, उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त, ठीक है भैया, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त, ओके ओके ओके। एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, होते हैं। चलिए साहब, होते हैं, अर्थात मैं लिख सकता हूँ प्रोटीन होते हैं। अर्थात क्या होते हैं बेटे, प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, अधिकांश सभी प्रोटीन ही होते हैं, अर्थात प्रोटीन होते हैं। ओके ओके सर, अर्थात प्रोटीन होते हैं। अच्छा, बनते कहाँ हैं, जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। इस लाइन को भी यहीं लिखो, जो जैव कोशिकाओं में, जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं, जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं, ठीक है, जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। वो बात तो बिल्कुल सही है, जीवित होते हैं तो भैया जैव कोशिकाओं में बनते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, यानी कि इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ओके सर, ओके, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, जिन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, या जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं सर, आगे बता दो ज़रा, आगे पॉइंट ये आता है कि एंजाइम काम कैसे करता है। अभी इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने वाला है आज। तो इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। एंजाइम का कोलाइडियल सॉल्यूशन, एंजाइम का कोलाइडियल सॉल्यूशन उत्प्रेरक की भांति बिहेव करता है। अच्छा, एंजाइम का कोलाइडियल सॉल्यूशन, यार ये कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ यार, बात भी सही है, कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है भैया, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बिस्मांगी सिस्टम होता है, यानी कि आप बोल सकते हो हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं जितने भी तुम्हारे पास कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं। पढ़ रखा है आपने यार, 12th क्लास में पढ़ा है कोलाइडियल बिलियन, यानी कि कोलाइडी बिलियन, तो उसको हटाओ ज़रा। तो एक पॉइंट पे ध्यान देना, एंजाइम का
कोलाइडी विलियन उत्प्रेरक की भांति बिहेव करता है। समझ में आया? अरे यार ना समझ में आया? अरे आ गया होगा। किसका बेटे? एंजाइम का। लाइन पे फोकस करना है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का कोलाइडियल सॉल्यूशन, ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एंजाइम का कोलाइडल सॉल्यूशन कैटेलाइज्ड के समान व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है। ओके सर, ओके, समान व्यवहार करता है। अब बात यहाँ ये आती है, चलिए मैंने ये तो लिख दिया है, ठीक है। अब इसका जो मेनली परिभाषा आती है, एंजाइम कैटेलाइसिस की जो मेन परिभाषा आती है वो अब आती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का, फोकस करना लाइन पर, रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइम द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम कैटेलाइसिस कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम एंजाइम यानी कि एंजाइम रासायनिक कैटेलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखवा दूँ इस लाइन को कि रासायनिक अभिक्रियाओं का, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, ये मेन परिभाषा है बेटे, इस परिभाषा को लिख के आना बढ़िया करके, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का, ओके सर, ओके, रासायनिक अभिक्रियाओं का, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइम द्वारा कैटेलाइसिस, ठीक है, क्या कहलाता है? एंजाइम कैटेलाइसिस कहलाता है, एंजाइम कैटेलाइसिस कहलाता है, ओके, एंजाइम कैटेलाइसिस कहलाता है, ओके सर, मान गए आपको। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइम द्वारा कैटेलाइसिस एंजाइम कैटेलाइसिस कहलाता है, ठीक है। हो गया परिभाषा यार, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। यानी कि इसे हम बोलते हैं, इसे एंजाइम, ठीक है, इसे एंजाइम केमिकल, ठीक है, कैटेलाइसिस भी कहते हैं, कैटेलाइसिस भी कहते हैं। और मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया ये इनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, समझ रहे हो, यानी कि एंजाइम का कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हमेशा विषमांगी मिश्रण होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको ध्यान देना। यानी कि यह क्या होता है बेटा? यह विषमांगी तंत्र, जिसको आप बोलते हो विषमांगी, समझते हो ना, है, बताओ ज़रा। यानी कि यह विषमांगी मिश्रण की भांति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ओके सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, MIXTUR मिक्सचर की तरह व्यवहार करते हैं, वो तो करेंगे यार, व्यवहार करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट ना है, इसको आराम से समझो। पेपर में लिख के आने के मतलब से लिखवा रहा हूँ। ये थ्योरी मैंने क्यों लिखवाई इतनी, इसलिए लिखवाई है थ्योरी, ताकि आप पेपर में लिख के आ सको। यही क्या है, आपके नोट्स हैं, आपको बाहर से किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना। तो इसे एंजाइम केमिकल कैटेलाइसिस भी कहते हैं। यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। बताओ कितने एग्जाम्पल दे दूँ? आप बोल दोगे सर 3 एग्जाम्पल दे दो, मैं 3 दे दूँगा। आप कह दोगे सर 5 एग्जाम्पल दे दो, मैं 5 एग्जाम्पल दे दूँगा। बताओ जल्दी कितने दे दें। तो पहला एग्जाम्पल है यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, या चीनी मान लो, चीनी का जलक बटन मान लो, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, चीनी का जलक बटन, ठीक है, चीनी का जलक बटन, ओके सर, ओके, चीनी का जलक बटन। चीनी खाई है आप लोगों ने? अरे खाई होगी, स्वाद में कैसी होती है? अरे यार चलो देखो फिर आगे, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है, ठीक है। प्लस जब मैं ऐसा करता हूँ जलक बटन, तो हमारा बनता है, क्या बनता है सर बता दो जल्दी। एक अणु बनेगा ग्लूकोज का और एक अणु बनेगा फ्रक्टोज का। 12th वाले बच्चे तो इसमें घूम जाए, क्या मैं यार सर ये दोनों फॉर्मूले सेम है, पर इसका नाम ग्लूकोज होता है और सर इसका नाम फ्रक्टोज होता है। और आप जो है फर्स्ट ईयर यानी कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं इस चीज़ को, सब कुछ यही भरा पड़ा है, ठीक है। और जोलॉजी में पढ़ा, जिनके पास जोलॉजी थी या होगी उन्होंने जोलॉजी में पढ़ा होगा बढ़िया करके ये। तो अगर आप चीनी का जलक बटन करते हो, यानी कि शर्करा का जलक बटन करते हो, तो क्या बनता है आपका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो इनवर्टेज होता है,
इनवर्टेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, ठीक है। बिना इनवर्टेज एंजाइम के ये रिएक्शन संभव नहीं होने वाली। अच्छा सेकंड नंबर सर बता दो ज़रा इसका, सेकंड नंबर में क्या रखा है, हम हैं तो सेकंड नंबर लाने के लिए। अच्छा करिए ज़रा, ग्लूकोज का अपघटन कर दो। ग्लूकोज का अपघटन करना है, जल अपघटन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जल में घुल जाता है। चलिए जब मैं करता हूँ इसका ग्लूकोज का अपघटन तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और यहाँ जो एंजाइम होता है मेरे दोस्तों वो जाइमेज एंजाइम काम करता है। आप अल्फा लगा सकते हो, जाइमेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनता है एथिल अल्कोहल, शराब बनती है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है, शराब बनती है। देखो जो ये लोग कच्ची दारू बनाते हैं ना, पीना मत, गलत चीज़ें पीनी। जो लोग ये कच्ची दारू बनाते हैं ये मार्केट से कट्टे लेके जाते हैं ख़रीद के, ख़राब गुड़ के, और उसमें एक गांजी नाम का पदार्थ आता है वो डाल देते हैं और रख देते हैं 4 से 5 दिन के लिए सड़ने के लिए। सड़ने के बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, और जब वो पिघलने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो कंट्रोलर में भर के उसको गर्म किया जाता है, और एक ट्यूब मतलब एक पाइप से लगा होता है, वहाँ से गर्म करने पे बूंद बूंद कर करके एथिल अल्कोहल जो है अलग इकट्ठा होता रहता है, जिसको बोलते हैं हम कच्ची दारू। और पीने के बाद फिर तुम्हें पता ही है क्या होता है उसके बाद। कच्ची दारू होती है, नशा चढ़ता है ख़तरनाक वाला, और आदमी कभी इस नाले में पड़ा होता है कभी उस नाले में पड़ा होता है, इतना ख़तरनाक होता है ये एथिल अल्कोहल। और जो ये इंग्लिश दारू आती है ये क्या करते हैं लोग, ये भैया एथिल अल्कोहल की थोड़ी बहुत मात्रा मिलाते हैं, 60% 40%, ठीक है, और बाकी जो है ज़्यादा नहीं मिलाते नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से वो कम इफेक्टिव होती है बॉडी में। पियो, जब लोग पीते हैं तो बॉडी पे कम इफेक्ट डालती है, लेकिन ये जो कच्ची दारू होती है तो डायरेक्ट एथिल अल्कोहल होता है, सीधे दिमाग से लेकर पूरी बॉडी पे अटैक करता है। चलिए थर्ड नंबर हमारा जो आता है वो आता है स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च का जल अपघटन, ओके सर, स्टार्च का जल अपघटन, ठीक है सर, कर दो आप सर। जब स्टार का जल अपघटन करेंगे स्टार्च का तो फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, C6H10O5 का होल N, ठीक है, ये होता है, प्लस का NH2, प्लस का NH2। तो बेटा यहाँ पे जो एंजाइम काम होता है ना वो डाई स्टेज एंजाइम काम करता है, डाई स्टेज एंजाइम यहाँ काम करता है। 2 अणु लेते हैं इसके और ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, C12H22 और O11, ठीक है, C12H22 और O11, ये माल्टोज होता है। ये कहता है बेटे ये माल्टोज होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये माल्टोज हो गया हमारा, ठीक है। तो माल्टोज में तो स्टार्च का जल अपघटन काय में कर दिया मैंने, माल्टोज में कर दिया। अच्छा ठीक है सर। अच्छा फोर्थ नंबर कुछ नहीं है, दूध से दही का बनना। आप ये माल्टोज भी ले सकते हो यार, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल दोगे। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, बस इतने एग्जाम्पल बहुत रहने दो यार। तो दूध से दही का बनना, तो दूध भैया ये रहा हमारा, और इसमें एंजाइम होता है लैक्टोबेसिलस, ठीक है, लैक्टोबेसिलस, और दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही यूरिया का जल अपघटन, यूरिया का जल अपघटन, तो यूरिएज नामक इसमें एंजाइम होता है। अमाशय में जो हमारा अमाशय होता है उसमें प्रोटीन का पेप्टाइड में जल अपघटन, तो पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप एंजाइम कैटेलाइसिस के लिख सकते हो, लेकिन मैंने कुछ लिख दिए। और अगर इस माल्टोज का भी जल अपघटन करवाओगे आप तो इसमें माल्टेज एंजाइम काम में आता है। अब लगाना कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे यार, 4 तो मैंने लिखवा दिए हैं, तो आप अपने पास से लिख लो, ठीक है, जितने भी एंजाइम और लिख के आओ, मतलब काफ़ी है इतनी, ठीक है। चलिए इसके मैकेनिज्म और करवा देता हूँ मैं, जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्टली ले लिया होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो हटाओ ज़रा इसको, हटा दो बेटे ज़रा इसको। अब लो साहब मैंने हटा दिया इसको, आप भी खुश हम भी खुश, समझ में आ भी रहा है नहीं ये है भाई। अरे यार मेरे ख्याल से जितना ईजी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों के दिमाग में ये ईजिली फंस जाना चाहिए। इतना डिफ़िकल्ट तरीके से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बिल्कुल इजी करके पढ़ाता हूँ। चलिए इसकी मैकेनिज़्म और कर लेते हैं, यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ, ओके सर ओके, ये बड़ी ज़रूरी है, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस, ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस। चलिए इसको भी करके देखते हैं एक बार। तो ये जो एंजाइम कैटेलाइसिस की मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में एंजाइम अभिकारक से क्रिया करता है और एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है वो अस्थायी होता है,
कम समय के लिए बनता है और टूटकर उत्पाद देता है, एंजाइम बाहर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एंजाइम एक कैटेलाइज है और कैटेलाइज सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ये कैटेलाइज के बारे में पढ़ रखा है आपने, और ना पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। देखने की जरूरत नहीं है, प्ले लिस्ट होती है, प्ले लिस्ट में जाओ देख लो वहाँ पर सब कुछ यार। तो हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलो, क्योंकि जब टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ोगे, जैसे बीच बीच में से टॉपिक पढ़ लिए कि यार एक टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ा, एक टॉपिक उससे अगले चैप्टर से पढ़ा, तो समझ में नहीं आने वाला कोई भी चीज़ हो यार। जैसे कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपको चैप्टर 4 चल रहा होता है, मान लो फिजिक्स में, आपको डाल दिया गया फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 है, पढ़ो बेटा यहाँ से, तो समझ में नहीं आने वाला, बहुत टाइम लगता समझने के लिए। स्टार्टिंग से पढ़ाओगे तो समझ में आता रहेगा, इसलिए शुरू से पढ़ो बढ़िया करके, कोई लेक्चर मत छोड़ो, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस, ओके सर, ओके। देखो मैं थोड़ा सा लिखवा दूँ, पहला पॉइंट तो यही होता है कि एंजाइम का कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, वो कोलाइडी विलयन जो होता है एंजाइम का, वो हमेशा उत्प्रेरक की भांति बिहेव करता है, ठीक है। ये लाइन मैं पहले नंबर पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। लाइन पे फोकस करें। एंजाइम का कोलाइडल, ठीक है, COOOIDL, कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके ओके। एंजाइम का कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कैटेलाइज्ड उत्प्रेरक की भांति बिहेव करता है, भांति व्यवहार करता है, ठीक है, व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार कोलाइडियल सॉल्यूशन तो कोलाइडी कण होंगे, तो एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतह पर कैविटी होती है। कैविटी मतलब छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने मोटरसाइकिल की गद्दी देखी होगी, तो गद्दी में जो फोम लगा हुआ होता है ना, जैसे बोले गद्दी, तो जो फोम होता है उस टाइप के छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। यो यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंजाइम के, ओके, एंजाइम के कोलॉइडी कणों पर, एंजाइम के कोलॉइडी, ठीक है, कणों पर, कणों की सतह पर, एंजाइम के कोलॉइडी कणों की सतह पर अनेक कैविटी होती हैं, ठीक है। अनेक क्या होती है बेटे? कैविटी। कैविटी मतलब छिद्र होते हैं, अनेक कैविटी होती है, ओके ओके ओके। जिनमें सक्रिय यानी कि एक्टिव ग्रुप, जिसमें या जिनमें बोल दे रहा हूँ मैं, जिनमें एक्टिव ग्रुप जैसे हमारा एमीन ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप हो गया, सिंगल बॉन्ड SH ग्रुप हो गया, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप आदि होते हैं, ठीक है, आदि होते हैं। ये सब क्या होते हैं? यानी कि ये सभी कैटेलाइज्ड के यानी कि उत्प्रेरक के एक्टिव सेंटर्स होते हैं। ये सभी किसके? कैटेलाइज्ड के एक्टिव सेंटर होते हैं, एक्टिव सेंटर्स होते हैं, ओके, एक्टिव सेंटर्स होते हैं, एक्टिव सेंटर्स होते हैं, ओके सर, ओके 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 होते हैं, जिनकी एक विशेष आकृति होती है, ठीक है, जिनकी एक क्या होती है बेटा? जिनकी एक विशेष आकृति होती है, इस पर फोकस करना लाइन पर, जिनकी एक विशेष आकृति होती है, शेप होती है। चलिए, इसको हम लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल, ताला और चाबी का सिद्धांत। जिस तरह से जिस ताले की चाबी होगी उसी चाबी से ताला खुलेगा, अगर किसी दूसरे ताले की चाबी लगाओगे तो नहीं खुलेगा। और क्रियाविधि देख लेना आप ताले चाबी की, समझ जाओगे इस चीज़ को। तो ये सभी क्या होते हैं? कैटेलाइज्ड के एक्टिव सेंटर्स होते हैं, जिनकी एक विशेष आकृति होती है। अब वे अभिकारक अणु जिनकी आकृति इनके परिपूरक होती है, कंप्लीमेंट्री शेप होती है, जिनकी आकृति इनके परिपूरक होती है, ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं, एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है जो विघटित होकर उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक जैसा था वैसे का वैसा व्यवहार बाहर हो जाता है। इतनी सी मुझे कहानी और लिखनी है, ठीक है, जिनकी एक विशेष आकृति होती है। अब देखो, जिन अभिकारक अणुओं की, ठीक है भैया, जिन अभिकारक, ओके सर, ओके, जिन अभिकारक अणुओं की जो शेप होती है, जिन अभिकारक अणुओं की आकृति
इनके परिपूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, इनके परिपूरक होती है, परिपूरक होती है। ताले में चाबी के समान, ताले में किसके समान बेटे? चाबी के समान, चाबी के समान क्या कहते हैं? फिट हो जाते हैं। ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है बेटे? एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है जो विघटित होकर प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है तथा कैटेलाइज्ड बाहर हो जाता है, कैटेलाइज्ड बाहर हो जाता है। ठीक है, बाहर हो जाता। अब एक चीज़ और है, इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड, इसे लॉक एंड की, लॉक एंड की, ताला और चाबी थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी कहते हैं, इसे लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। ओके ओके ओके। देखो, यह मैकेनिज्म दो पदों में होती है, यानी कि यह मैकेनिज्म दो पदों में होती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यह मैकेनिज्म दो स्टेप्स में होती है। चलिए, टू स्टेप्स में होती है, यह मैकेनिज्म टू स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप कौन सा है वो हम चेक कर लेते हैं। लाइन पे ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा एंजाइम होता है, ये क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट चेंज टू ES, एक्टिव कॉम्प्लेक्स, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है? एंजाइम। ये बेटा ये क्या हमारा? एंजाइम, और ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम और ये क्या है मेरे पास? सबस्ट्रेट, मतलब अभिकारक है। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट चेंज टू एक्टिव कॉम्प्लेक्स। और जो ये सेकेंड स्टेप में जो ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है ये विघटित होकर, ठीक है, कह देता है बेटा एंजाइम बाहर हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। दिस वन इज प्रोडक्ट एंड दिस वन इज एंजाइम। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। ओके, तो ES जो होता है, यानी कि जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स वो विघटित होकर प्रोडक्ट देता है और एंजाइम हमारा क्या होता है? बाहर हो जाता है। अगर इस चीज़ को चाहो तो कुछ ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल है, तो बेटा पहले बनाओ की। लो साहब, मैंने ये पहले नंबर पे की बना दी। ठीक है, ये नहीं ऐसा बनेगी की, थोड़ी बड़ी बन रही है, छोटी बनाओ। ये बना दी मैंने की, ये हो गया मेरे पास एंजाइम। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दे जाऊँ एंजाइम E। अब हमारा आ गया सबस्ट्रेट। अब देखो आकृति कैसे होगी? कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो ये फंसेगा इसमें और ये फंसेगा इसमें, और ये हमारा हो गया भैया सबस्ट्रेट। ये क्या है? हमारा सबस्ट्रेट। तो ये है एंजाइम, ठीक है, और ये है हमारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। अब देखो, अब क्या बनेगा? हमारा एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे, ताले में चाबी के समान फिट हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से। ये ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो गए बेटे? फिट हो गए। तो ये बन गया मेरे पास ES। क्या बन गया मेरे पास? ES, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या बना ये? एक्टिव कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? यहाँ से ताला तो चाबी तो अलग हो जाएगी, क्योंकि चाबी तो आप ताला लगा के चाबी जेब में रख लोगे। लो साहब, हमने ताला लगाया और चाबी क्या कर लिया? हमने जेब में रख ली। तो हमारा एंजाइम तो अलग हो गया, लेकिन ताला हमारा क्या हो गया? खुल गया। एंजाइम, ये ताला आपने लगा दिया या खोल लिया, ठीक है। तो ये लगा दिया आपने, फिर क्या कर लिया आपने? ताला खोल के एंजाइम को जेब में रख लिया, यानी कि चाबी को जेब में रख लिया, और ताला जो है वो खुल गया भैया, ये उत्पाद में चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया। फोकस करना लाइन पे चीज को, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया इस टाइप से, और ये हमारा क्या बेटा? एंजाइम हो गया। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद, ऐसा बनता है। तो आप लिख सकते हो E प्लस सबस्ट्रेट चेंज टू A एक्टिव कॉम्प्लेक्स, फिर चेंज टू E अलग हो जाएगा, और S हमारा क्या हो जाएगा? और E अलग हो जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप डिब्बे में पैक कर दो बढ़िया करके, क्योंकि ये डिब्बे में काम में आने वाला भैया। ठीक है,
पता चल जाएगा चीज़ से कि भाई ये ऐसे ऐसे मैकेनिज्म इसकी हुई है। ठीक है, लो साहब ऐसे ऐसे इसकी मैकेनिज्म मैंने कर दी। तो अब कहाँ लॉक एंड की थ्योरी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़रा मुझे बताओ। आराम से इसको लिख लिख के याद करो। जब आप इसको 2 से 3 बार लिख लिख के याद करोगे ये टॉपिक आपके दिमाग में फंस जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।